गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कमल जी क्लासेस में। आज उत्तराखंड जीएस सीरीज़ के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास के बारे में। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास जो कि एक बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने 3 वीडियो के माध्यम से कवर किया है। इस टॉपिक पे मेरे द्वारा पहले ही चैनल पे 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट वीडियो में हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक से 1 से लेकर 22 तक कुल 22 प्रश्नों को सॉल्व किया। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में प्रश्न नंबर 23 से लेकर 66 तक कुल 44 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। और आज के वीडियो में हमारे प्रश्न नंबर 67 से 97 तक कुल 31 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के उपरांत उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की क्वेरी जो आपके मन में उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है, वो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आपको यथाशीघ्र जवाब दिया जाएगा, आपकी क्वेरी का समाधान किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मेरे द्वारा वीडियोस में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया जाता है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दूसरा, क्वेश्चंस के माध्यम से आपका रिवीजन भी होता है और आप प्रैक्टिस भी कर पाते हैं, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि आपकी स्टडी में हमारा चैनल कितना मददगार साबित हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सीरीज़ है इसकी। आज के वीडियो का तो पहला क्वेश्चन है, लेकिन हमारे जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास इस सीरीज़ का ये तीसरे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इसीलिए सीरियल नंबर इसका 67 है। तो 67 प्रश्न हमारा कहता है कि कर्तपुर राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुड़िंद, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, और ऑप्शन सी ग्रहवर्मा, और ऑप्शन डी सीलवर्मन। क्वेश्चन है कर्तपुर राज्य के संस्थापक कौन थे। कुड़िंद, समुद्रगुप्त, ग्रहवर्मा और सीलवर्मन। तो इसका जो सही आंसर है 67वें क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर ए कुड़िंद। ऑप्शन नंबर ए कुड़िंद कर्तपुर राज्य के संस्थापक थे। कर्तपुर राज्य जो है वो वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग है। इन सबको मिलाकर एक राज्य था प्राचीन समय में, जिसको कर्तपुर राज्य कहा जाता था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, जो कहता है कि कर्तपुर राज्य क्षेत्र में वर्तमान कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तरी रोहिलखंड और ऑप्शन डी ये सभी। तो अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी रोहिलखंड, इन पूरे क्षेत्र को मिलाकर कर्तपुर राज्य बनाया गया था, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक अधीन राज्य बताया गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राज्य को
गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक अधीन राज्य बताया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है कुड़िंद, ऑप्शन 2 मौखरी, ऑप्शन 3 कर्तपुर और ऑप्शन 4 ब्रह्मपुर। तो क्वेश्चन नंबर 69 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कर्तपुर। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक अधीन राज्य बताया गया है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 70 जो कहता है कि किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्तपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक उत्तराखंड राज्य में जो शासन था वो कर्तपुर राजवंश का था, लेकिन इनकी सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किसने किया था? ऑप्शन है ए कुषाण, बी नाग, सी मौखरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी नागवंश। नागवंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्तपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 जो कहता है कि किस शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश, यहाँ ध्यान रखना है मौखरी राजवंश कहाँ का था? कन्नौज का। कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 9वीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। यहाँ नागों से मतलब नागवंश है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 72 जो कहता है 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर शासन किसका था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए पौरवों का, ऑप्शन बी कार्तिकेय राजाओं का, ऑप्शन सी मौखरी शासकों का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 में प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए पौरवों का। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर पौरव राजाओं का शासन था। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए ध्यान से इसको समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 जो कहता है किस वंश के शासकों ने नागों अर्थात नाग वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कार्तिकेयपुर और ऑप्शन डी मौखरी। तो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 73 का सही उत्तर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी मौखरी राजवंश के शासकों ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74 जो कहता है मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया था? अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारा ए ग्रहवर्मा, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी सील वर्मा और ऑप्शन डी वीरभद्र। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा इस राजवंश के अंतिम शासक थे और इनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 जो कहता है उत्तराखंड में ब्राह्मण पर आने वाले लोगों का वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में पुण्यभूति शासक हर्षवर्धन के समय मिलता है?
उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में पुण्यभूति शासक हर्षवर्धन के समय मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन ए हर्षचरित, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी सांवरी ग्रंथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हर्षचरित। जो ग्रंथ है इस या पुस्तक है, इसमें उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों के वर्णन का जिक्र मिलता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रश्न नंबर 76, जो कहता है कि किस भारतीय शासक का उत्तराखंड के एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? किस भारतीय शासक का उत्तराखंड के एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है हमारा समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी पुण्यमित्र और डी अशोक। तो जो 76वां प्रश्न है इसका उत्तर सही है वो है हर्षवर्धन, कि हर्षवर्धन जो था भारतीय शासक, इसका उत्तराखंड की एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन बी गोविशाड़, ऑप्शन सी ब्रह्मपुर और ऑप्शन डी मोरध्वज। तो प्रश्न नंबर जो 77 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, इनमें सबसे बड़ा जो राज्य था वो ब्रह्मपुर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 78, जो कहता है कि उत्तराखंड के विघटन काल में किस शासक ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? उत्तराखंड के विघटन काल में किस शासक ने आक्रमण कर उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है ए विग्रहराज, बी अवंतीवर्मन, सी शाहमीर और डी दुर्लभ वर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज। उत्तराखंड के विघटन काल में विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, जो कहता है प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ऑप्शन है हमारा कर्तपुर, कार्तिकेयपुर, नाग और मौखरी। तो 79 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कार्तिकेयपुर। प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण कार्तिकेयपुर को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर जो राजवंश है इसका शासनकाल 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा। कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत 3 वंश के राजाओं ने शासन किया और कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम शासक जो वो राजा वसंतदेव थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा वसंतदेव ने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाले राजा कौन थे? तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा वसंतदेव थे। कार्तिकेयपुर राजवंश जो है इसकी राजधानी जोशीमठ चमोली में थी और कार्तिकेयपुर राजवंश ने अपनी राजधानी 1050 ईस्वी में बैजनाथ बागेश्वर में भी ट्रांसफ़र की थी। तो आइए आगे इस राजवंश से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो उत्तराखंड RO परीक्षा 2017 में आया हुआ है। प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए ललित सूर, ऑप्शन बी भूदेव, ऑप्शन सी वसंतन या वसंतदेव और ऑप्शन डी
कल्याण राजदेव। तो प्रश्न नंबर जो 80 है उसका जो सही आंसर है, अभी मेरे द्वारा आपको डिटेल में बताया गया कि बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक थे और इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 81 जो कहता है कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो आंसर मेरे द्वारा पहले ही आपको बता दिया गया है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है वसंतन या बसंत देव, दूसरा निम्बर, तीसरा राजदेव और चौथा शक्तिदेव। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत देव, जो कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा थे। इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 जो कहता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी गढ़वाली और ऑप्शन डी संस्कृत। तो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 जो कहता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता कौन थे। पहला शिव, दूसरा विष्णु, तीसरा कार्तिकेय और चौथा लकुलीस। तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे और इन्हीं के नाम पे इन्होंने इस राजवंश का नाम कार्तिकेयपुर रखा। नेक्स्ट है हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए जोशीमठ जो चमोली में है, ऑप्शन 2 काशीपुर, ऑप्शन सी बागेश्वर और ऑप्शन डी चंपावत। तो 84 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोशीमठ। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो जोशीमठ थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 85 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन ए निम्बर, ऑप्शन बी इष्ट देवगण, ऑप्शन सी भूदेव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 85वें क्वेश्चन का सही आंसर है वो है निम्बर। निम्बर जो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक थे इनको शत्रुहंता की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 जो कहता है कि कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। वन आरक्षी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव, ऑप्शन बी शालिग्राम देव, ऑप्शन सी नकुल देव और ऑप्शन डी है सुभिक्ष राजदेव। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 86 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87 जो कहता है कि लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कहता है वाराणसी के, ऑप्शन बी अयोध्या के, ऑप्शन सी इलाहाबाद के और ऑप्शन डी उज्जैन के। तो प्रश्न नंबर 87 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी अयोध्या के। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के शासक मूलतः अयोध्या जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही ज़्यादा पौराणिक स्थल है जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, उस जगह के निवासी थे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 88 किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है। ऑप्शन
4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हर्षचरित, दूसरा है राजतरंगिणी, तीसरा है सी यू की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 88 जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजतरंगिणी नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 89 जो कहता है राजा खरपरदेव किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए यशोवर्मन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी ग्रहवर्मा और ऑप्शन डी बसंत देव। तो 89 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 89 क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यशोवर्मन। राजा खरपरदेव यशोवर्मन जो राजा उत्तराखंड के थे उनके समकालीन थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 90 जो कहता है खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन है हमारा ए कल्याण राज, ऑप्शन बी त्रिभुवन राज, ऑप्शन सी ललित स्वरदेव और ऑप्शन डी मणिक राज। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी त्रिभुवन राज। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक जो था वो त्रिभुवन राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 जो कहता है किस अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कालसी अभिलेख, ऑप्शन बी नालंदा अभिलेख, ऑप्शन सी बागेश्वर अभिलेख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 91 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी नालंदा अभिलेख। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है। आई होप आप प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए वीडियो को पॉज कीजिए, चारों विकल्पों को समझिए, देखिए और फिर सही आंसर का जवाब दीजिए, वीडियो से मिलाइए। आपकी साथ में प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप इस टॉपिक को बेहतर से सॉल्व भी करते रहेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 92 जो कहता है कि निम्बर वंश के शासक निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना, वह किस धर्म का अनुयायी था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी जैन धर्म। तो 92 प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शैव धर्म कि निम्बर वंश के शासक निम्बर के बाद उसका पुत्र जो है इष्टगण शासक बना और वह शैव धर्म का शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 93 जो कहता है कि इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए छत्रवंशी, ऑप्शन बी सूर्यवंशी, ऑप्शन सी चंद्रवंशी और ऑप्शन डी चंदेल वंशी। तो 93वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूर्यवंशी। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे जिनका बहुत बड़ा योगदान है, इनके द्वारा कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 94 जो कहता है कि वास्तु व मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल किस वंश को माना जाता है? ऑप्शन ए कार्तिकेयपुर राजवंश, ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी नाग वंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 94 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए कार्तिकेयपुर राजवंश को वास्तु व मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 95 जो कहता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को
कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए इष्टदेव, ऑप्शन बी भूदेव, ऑप्शन सी ललित सूर्यदेव और ऑप्शन डी सलोणादित्य। तो इसका जो प्रश्न नंबर 95 है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 96, जो कहता है कि ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। किस में उल्लेख है? ऑप्शन ए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति में, ऑप्शन सी राजतरंगिणी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 96 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव के बाद उनके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 97, जो कहता है कि किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था। प्रश्न नंबर 97 के ऑप्शन हैं मौर्य, बी कुणिंद, सी कार्तिकेयपुर और डी मौखरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेयपुर शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ था। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य और मैं आपके साथ साझा करता चलूं कि शंकराचार्य जो थे उनका 820 ईस्वी में केदारनाथ नामक स्थान पे अपना उन्होंने शरीर त्याग किया था। तो यहाँ पे आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। इन 3 वीडियो में उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कुल 97 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में डिस्कस किया। इनसे जुड़े अन्य तथ्यों को डिस्कस किया, जिससे अगर सारे तथ्यों को आप अगर मिला लें तो प्रश्नों की संख्या कम से कम 150 हो जाएगी। और इतने प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद में आपका, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी परीक्षाओं में इस सेक्शन से आने वाला कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो कृपया वीडियो को अच्छे से ढंग से वॉच कीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो हमारे साथ साझा कीजिए, हमारी टीम आपको तुरंत रिस्पांस देगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी को बनाए रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।